नमस्कार, स्वागत है आपका। हरियाणा का दिन भर का अपडेट लेकर एक बार फिर हम हाजिर हैं। पीटीसी न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ धर्म प्रकाश। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बात पहले खेलो इंडिया की। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का दौर लगातार जारी है। आज भी पंचकुला में इसके तहत कई मुकाबले खेले गए हैं। हरियाणा की टीम ने आज हुए मुकाबलों में 2 गोल्ड मेडल अपना नाम किए हैं। हरियाणा ने वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता है, जबकि पुरुषों के आर्टिस्टिक योगा में भी हरियाणा ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। वेट लिफ्टिंग में हरियाणा की उषा ने 55 किलो भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता, जबकि पुरुषों के आर्टिस्टिक योगा में रोहित कुमार, सागर रंगा, जीतू, गौरव और प्रभात कुमार की टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। हरियाणा के खाते में अब तक 10 गोल्ड मेडल आ चुके हैं। इस बीच कबड्डी में भी हरियाणा की टीम फाइनल में दाखिल हो गई है। हरियाणा की कबड्डी टीम ने आज हुए सेमीफाइनल मुकाबले में आंध्र प्रदेश की टीम को हराया है। हरियाणा ने सेमीफाइनल में आंध्र प्रदेश की टीम को 50-15 के अंतर से हराकर फाइनल में एंट्री की है। इस बीच खिलाड़ियों ने पंचकुला में आयोजित खेलो इंडिया गेम्स को लेकर किए गए इंतजामों की भी सराहना की है। तो पंचकुला में खेलो इंडिया गेम्स चल रहे हैं और तमाम प्रदेशों से यहाँ पर करीब 8,500 से भी ज़्यादा खिलाड़ी पहुँचे हैं। यहाँ पर संवाददाता वैशाली चौधरी ने हालात का जायज़ा लिया है और खिलाड़ियों से बात भी की है। हमारे साथ वैशाली चौधरी सीधे जुड़ रही हैं पंचकुला से इस वक्त, जहाँ पर वो खिलाड़ियों के साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे। वैशाली, खेलो इंडिया गेम्स 2021 का आयोजन 2022 में ही सही लेकिन हो ज़रूर रहा है और तमाम प्रदेशों से यहाँ पर खिलाड़ी पहुँचे हैं। क्या कुछ आप यहाँ पर देख रही हैं? तमाम तरह के पारंपरिक खेलों को भी इस बार खेलो इंडिया में शामिल किया गया है। कितना रुझान खिलाड़ियों का इन खेलों के प्रति देखने को मिल रहा है? धर्म, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो 5 पारंपरिक खेल जो हैं वो इस बार जो शामिल किए गए हैं, उसको लेकर अगर हम यहाँ देखें, न सिर्फ खिलाड़ियों में बल्कि जो दर्शक भी आ रहे हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। वो वजह इसलिए है क्योंकि जैसे अगर हम गतका की बात करें, गतका जैसे खेल ऐसे होते थे जो निहायत ही पारंपरिक खेल हैं और जो अभी तक हम गांव में ऐसे ही खेलते हुए सड़कों में ग्रुप बना के ग्रामीण खेलों के तौर पर हम देखते थे। और इसको इस तरह से ऑफिशियली एक गेम्स में, यूथ गेम्स में, नेशनल लेवल के गेम्स में इस तरह से शामिल किया जाना तो कहीं ना कहीं जो गतका खेलते हैं उनके लिए भी बहुत उत्साहवर्धक है और साथ ही साथ जो दर्शक भी देखने आए हैं उनके लिए भी ये एक नया अनुभव है। जी धर्म जी, तो पारंपरिक खेलों को लेकर खिलाड़ियों में रुझान जरूर नजर आ रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अगर बात करें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले खेलों की अगर बात करें तो हरियाणा के खिलाड़ियों और देश भर से आए हुए खिलाड़ियों को इन खेलो इंडिया गेम्स की वजह से कितना समर्थन, किस हद तक मदद मिलेगी और किस हद तक ये कारगर साबित हो सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रदर्शन करने में, खिलाड़ियों के लिए खासतौर से? धर्म, मैं आपको बताना चाहूंगी, आप मेरे पीछे जो इस वक्त ये देख रहे हैं मस्कट, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। मैं कह सकती हूँ कि इसे देख के ही कहीं न कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं या राष्ट्रीय स्तर पर कहीं खिलाड़ियों में एक जोश आता है। और जहाँ तक आपने सवाल पूछा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन खेलों का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, तो मैं आपको बता दूं कि इस बार हरियाणा में जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो रहा है उसमें कुछ ऐसे गेम्स भी शामिल किए गए हैं और इस तरह से इसको प्रमोट भी किया जा रहा है कि यहाँ से जो बिल्कुल छोटे लेवल से जो खिलाड़ी आगे आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार की और खासतौर पर खेल राज्य मंत्री जो संदीप सिंह हैं उनकी खासतौर पर ये कोशिश है कि इन खिलाड़ियों को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंच मिले और यहाँ पर बेहतर करने के बाद उनको वो सारी सुविधाएं दी जाएं ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जाकर भी अपना हुनर और अपनी जो प्रतिभा है उसको वहाँ पर साबित कर सकें। तो हम कह सकते हैं कि ये एक बेस है। यहाँ पे खिलाड़ियों को अपना प्रतिभा दिखाने का एक बेहतरीन मौका मिलेगा और यहाँ पे जिसने दिखा दिया उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहुँच बनाने की सरकारों की कोशिश रहेगी। जी धर्म, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वैशाली इस तमाम जानकारी के लिए। तो देश भर से खिलाड़ी यहाँ पर इन खेलों में अपना प्रदर्शन करने पहुँचे हुए हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफ़ी हद तक मददगार ये खेलो इंडिया गेम्स खिलाड़ियों के लिए हो सकते हैं। वैशाली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स के दौरान रविवार को खेले गए कुश्ती मैच में हरियाणा का पूरी तरह से दबदबा नजर आया है। पहलवानी में महिला टीम ने भी शानदार प्रदर्शन किया, वहीं हरियाणा के पहलवानों ने कुश्ती में अपना दमखम दिखाकर राज्य के लिए 5 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर खेलो इंडिया की पदक तालिका में अपना स्थान बरकरार रखा। 5 में से 2 स्वर्ण पदक लड़कियों के नाम रहे। कुश्ती के 60 किलो भार वर्ग के विजेता खिलाड़ियों को इस दौरान मेडल वितरित किए गए। हरियाणा के अंकित ने कुश्ती में गोल्ड मेडल, आशीष मोर ने सिल्वर, रवि कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। वहीं रेसलिंग में 92 किलो भार वर्ग में साहिल जागलान को गोल्ड मेडल मिला है। साहिल ने फाइनल में पंजाब के खिलाड़ी को मात दी और मेडल अपने नाम किया।
वहीं रेसलिंग में 51 किलो भार वर्ग में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज तीनों मेडल हरियाणा के खाते में आए हैं। रोनित ने गोल्ड, राहुल ने सिल्वर और कपिल ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। रेसलिंग 51 किलो भार वर्ग में रोनित ने ये गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। तो इन मुकाबलों में हर खिलाड़ी अपना अपना दम दिखा रहा है। खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने भी पंचकुला पहुंचकर खिलाड़ियों के मैच देखे और विजेता खिलाड़ियों को इस दौरान मेडल देकर सम्मानित भी किया है। उन्होंने 60 किलो भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीतने वाले हरियाणा के अंकित, रजत पदक जीतने वाले हरियाणा के आशीष और कांस्य पदक जीतने वाले रवि और वरुण कुमार को मेडल पहनाकर शुभकामनाएं दी। खेल मंत्री योगा हॉल भी पहुंचे और वहां खिलाड़ियों द्वारा संगीतमय माहौल में दी गई योगासनों की प्रस्तुति को भी देखा। उन्होंने ट्रेडिशनल योगासन में गोल्ड मेडल जीतने वाली अरण्या, रजत पदक जीतने वाली तन्वी और कांस्य पदक जीतने वाली मानवी व्यास को मेडल पहनाकर सम्मानित किया। संदीप सिंह ने ट्रेडिशनल योगासन में गोल्ड मेडल जीतने वाले सुमित, सिल्वर जीतने वाले राजदीप और कांस्य जीतने वाले दीपांशु को भी सम्मानित किया। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को उनके उज्जवल भविष्य के इस दौरान शुभकामनाएं दी हैं। एक ब्रेक का वक्त हो चला है। कुछ और खबरें ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए पीटीसी न्यूज़ हरियाणा। एक बार फिर आपका स्वागत है। आगे बढ़ेंगे, बात अब सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की करेंगे। सिद्धू मूसेवाला हत्या मामले में पंजाब पुलिस की छानबीन का दौर लगातार जारी है। इस बीच हरियाणा से इसके तार लगातार जुड़ते नजर आ रहे हैं। फतेहाबाद में एक बार फिर पंजाब की मोगा पुलिस ने मूसावाली गाँव में दस्तक दी है। पुलिस ने यहाँ से शक के आधार पर देवेंद्र उर्फ काला नाम के शख्स को हिरासत में लिया है। पंजाब पुलिस को इनपुट मिला था कि पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर मामले में देवेंद्र उर्फ काला ने फतेहाबाद के गांव मूसावाली में अपने घर में पंजाब के रहने वाले 2 लोगों को, केशव और चरणजीत को पनाह दी थी। ये दोनों ही मूसेवाला के मर्डर में संलिप्त बताए जा रहे हैं। देवेंद्र ने उर्फ काला ने इन्हें पनाह दी थी और इसके बारे में पुलिस को पहले से गिरफ्तार किए गए 2 लोगों पवन और नसीब ने बताया था। नसीब ही वो शख्स है जो हत्या में इस्तेमाल बोलेरो गाड़ी को राजस्थान से हरियाणा लेकर आया था। उसने गाड़ी में कुख्यात बदमाश प्रियव्रत फौजी और अंकित जाटी को बिठाया और फिर रतिया पुल के पास गाड़ी को लेकर केशव और चरणजीत के हवाले ये गाड़ी कर दी। इसके बाद गाड़ी को चरणजीत ही फतेहाबाद से पंजाब तक लाया था। चरणजीत और केशव को पनाह देने वाले देवेंद्र से पुलिस अब पूछताछ कर रही है। देवेंद्र के खिलाफ पहले से फतेहाबाद में एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज है और पंजाब में भी उसके खिलाफ अफीम रखने के आरोप में केस दर्ज है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में अब कड़ियां लगातार फतेहाबाद से जुड़ती जा रही है। देर रात पंजाब पुलिस ने फतेहाबाद के गांव मूसेवाली से देवेंद्र उर्फ काला को गिरफ्तार किया है। देवेंद्र उर्फ काला पर आरोप था कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में 2 आरोपी उसके घर ठहरे थे। फिलहाल पंजाब पुलिस और फतेहाबाद पुलिस की ओर से देर रात ये कार्रवाई की गई और उन दोनों आरोपियों को जो काबू कर लिया गया। इससे पहले भी पंजाब पुलिस और फतेहाबाद पुलिस ने बिडाना गांव के 2 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिन पर आरोप था कि इन्होंने जो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में गैंगस्टर को गाड़ी उपलब्ध करवाई थी। लगातार जो है सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के तार अब फतेहाबाद से जुड़ते जा रहे हैं। अब पुलिस लगातार जो है यहाँ जुटी हुई है। पंजाब पुलिस की बात की जाए तो लगातार जो पंजाब पुलिस की ओर से यहाँ रेड की जा रही है और सिद्धू मूसेवाले हथियारों का जो है लगातार जो है पुलिस जो है डाटा जो खंगाल रही है। आखिर कौन जो है इसके पीछे था। जिस तरह से देर रात जो देवेंद्र उर्फ काला को गिरफ्तार किया गया, उस पर आरोप यही था कि उन्होंने जो है 2 आरोपियों को अपने घर पर ठहराया था। पंजाब पुलिस जो है उनको अब साथ लेके गई है। पीटीसी न्यूज, साहिल रुखाया, फतेहाबाद। और सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से प्रदर्शनों का दौर लगातार जारी है। साइबर सिटी गुरुग्राम की सड़कों पर भी मूसेवाला की हत्या को लेकर लोगों में गुस्सा नजर आया है। जस्टिस फॉर मूसेवाला के बैनर तले लोगों ने कैंडल मार्च निकाला और सिद्धू मूसेवाला को श्रद्धांजलि दी। वहीं लोगों ने अब तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी न होने को लेकर पंजाब पुलिस और प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं। लोगों ने इस दौरान आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग उठाई है। कुछ और खबरों का रुख करेंगे। इनेलो नेता सुनैना चौटाला ने जींद का दौरा कर कार्यकर्ताओं से आज मुलाकात की है। इसके साथ ही जींद पहुंचे सुनैना चौटाला ने इनेलो की सरकार बनने पर जींद को हरियाणा की राजधानी बनाने का दम भरा है। सुनैना चौटाला ने कहा कि अगर 2024 में हरियाणा में इनेलो की सरकार बनती है तो जींद को हरियाणा की राजधानी बनाया जाएगा। हरियाणा सरकार पर भी इस दौरान उन्होंने हमला बोला। सुनैना चौटाला ने कहा कि हरियाणा की गठबंधन सरकार ठगबंधन सरकार है और मौजूदा सरकार ने हरियाणा में कोई विकास कार्य नहीं करवाए हैं। उन्होंने कहा कि 2001 में जब हरियाणा में इनेलो की सरकार थी उसके बाद से जींद में कोई विकास नहीं हुआ। उन्होंने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर भी प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। मैडम, क्या कहना चाहेंगे? आज आप जींद पहुंचे, कार्यकर्ता की मीटिंग आपने ली है, किस तरह मूल मंत्र चुनाव को देखते हुए दिए गए? देखिए, क्योंकि यहाँ से हमारे भगवती दैया एक महिला है और वो मैदान में उतरी है, तो जाहिर सी बात है कि मुझे यहाँ आके इनको बूस्टअप करना है। और जींद की जहाँ तक मैं बात करूँ, जो हमारे कार्यकर्ता हैं इतने मजबूत हैं कि उन्होंने तो मुझे पहले ही बधाई दे दी कि बहन जी आपकी जो महिला शाखा की जो महिला है वो बहुत भारी मतों से जीत के आएंगी। लेकिन फिर भी यहाँ पे मूल मंत्र सिर्फ एक ही है, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल जन कल्याण की नीतियों की जड़ है।
इंडियन नेशनल लोकदल जन कल्याण की नीतियाँ लाती है, तो हमें जाके प्रत्येक व्यक्ति को ये बात कहनी है, समझानी है कि इंडियन नेशनल लोकदल का साथ हो, ताकि हम आगे भी जन कल्याण की नीतियाँ लेके आते रहें। ये जो चुनाव, ये जो हमारे 2024 में चुनाव होंगे उसकी शुरुआत। अच्छा मैडम, जींद को हरियाणा का राजनीतिकरण भी माना जाता है, और देखिए जो राजनीति की शुरुआत जो नेता है वो जींद से राजनीति का सफर जो है तय करते हैं। तो विकास के नाम पर यहाँ कुछ नहीं होता। कांग्रेस की सरकार, बीजेपी की सरकार पिछले 8 साल से है, तो इंडियन नेशनल पार्टी की सरकार भी जो है 2001 में थी। तो कैसे देखते हैं? देखिए 2001 में जो कार्य हुए वो वहीं के वहीं रुके हुए हैं। उसके बाद से जितनी भी सरकारें आई उन्होंने केवल जींद को ठगने का काम किया। आपने ओम प्रकाश जी चौटाला का एक एग्जाम्पल देते हैं आज लोग कि सरकार आपके द्वार वो लेके आते थे। आज सरकार के नाम की कोई चीज़ नहीं है। आज लोगों के अधिकारों का हनन होता दिखता है। आज महिलाओं के साथ आए दिन अत्याचार दिखता है। लेकिन जहां आपने जींद की बात की है, तो मैं ये आपसे वायदा कराती हूँ, अगर 2001 में इतने कार्य अगर कराए हैं इंडियन नेशनल लोकदल ने, तो 2024 में उससे 10 गुना ज़्यादा करके देगी। और ये भी दावे से कहूँगी कि उसके बाद जींद जो है कभी भी और किसी को वोट नहीं देगा, केवल इंडियन नेशनल लोकदल। उधर रेवाड़ी में नगर परिषद कर्मचारियों ने आज धरना प्रदर्शन किया है। बीते दिनों नगर परिषद के सचिव के ऑफिस में घुसकर गाली गलौज करने के एक स्थानीय पार्षद पर कर्मचारियों ने आरोप लगाए हैं। साथ ही अतिक्रमण हटाने गई टीम के साथ भी बदसलूकी करने के आरोप लगाए गए हैं। इसी के चलते पार्षद के खिलाफ कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। 2 दिन पहले कर्मचारियों ने FIR दर्ज करने की मांग को लेकर ज्ञापन भी सौंपा था, लेकिन पार्षद के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ, जिससे कर्मचारियों और अधिकारियों में अब काफी रोष है। कमरे में घुसने के बाद मैंने चेयर दी, उनसे उठने के बाद सर ने कहा कि चेयर दे दो सर को, तो मैंने चेयर दी और फिर चेयर देने के बाद वो बैठे नहीं चेयर के ऊपर, और फिर गाली बहुत बुरी तरह से गाली बकने लग गए थे। फिर मैं तो उठ के कमरे से बाहर आ गई थी। किस बात को लेकर आपके साथ गाली गलौज की और कौन वहाँ बैठा हुआ था? वो आते ही सीधे गाली बकने लग गए थे। किसको गाली बक रहे थे? सेक्रेटरी सर को और सभी अधिकारियों को, और मतलब बहुत गंदे तरीके से गाली बक रहे थे। और रेवाड़ी के ही गांधी चौक स्थित कृषि विभाग कार्यालय परिसर में भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप द्वारा पिछले 4 दिनों से धरना दिया जा रहा है। ये किसान उन्हें मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। आज धरना स्थल पर पहुंचे किसान नेता सत्यवान नरवाल के नेतृत्व में धरना स्थल से जिला सचिवालय तक किसानों ने प्रदर्शन किया। किसान यूनियन द्वारा SDM सिद्धार्थ दहिया को मांगों का ज्ञापन सौंपते हुए कहा गया कि अगर उन्हें उचित मुआवजा देने में देर की गई तो किसान सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन करेंगे। देखिए, स्टेट लेवल डिसीजंस होते हैं, पॉलिसी मैटर है, तो हम टेकअप कर रहे हैं इसको सरकार के साथ कि किसानों का पिछला जो मुआवजा है वो भी इनको किसी न किसी तरह से पॉजिटिव डिसीजंस होके मुआवजा ये मिले, और आगे से भी ऐसी कंपनी के साथ इनकी डीलिंग ना रहे जो किसानों को शोषण कर पाए। एक और ब्रेक के लिए फिलहाल रुकेंगे। आप बने रहिए PTC न्यूज़ के साथ, जल्द हाजिर होते हैं। एक बार फिर आपका स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। फरीदाबाद के सरूरपुर इलाके में एक फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। ये आग इतनी तेजी से फैली कि उसने अपने साथ लगी 2 अन्य फैक्ट्री को भी चपेट में ले लिया, जिसके चलते आग और भीषण हो गई। आग की सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश की गई। कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों के मुताबिक फैक्ट्री में गत्ता बनाने का काम होता है, लेकिन कल फैक्ट्री की छुट्टी थी, जिसके चलते फैक्ट्री में कोई मजदूर नहीं था, वरना कोई बड़ी अनहोनी हो सकती थी। फिलहाल आग लगने से करोड़ों के नुकसान का अनुमान जताया जा रहा है। और उधर कुरुक्षेत्र के पिहोवा रोड पर गांव लोहार माजरा के पास एक सड़क हादसा पेश आया है। एक फॉर्च्यूनर गाड़ी और बाइक की भीषण टक्कर यहां पर हो गई, जिसमें एक शख्स की मौत हुई है। गाड़ी में 6 लोग सवार थे और टक्कर लगने से गाड़ी सवार ही एक व्यक्ति की मौत हुई है। साथ ही घायलों का इलाज कुरुक्षेत्र के सिविल अस्पताल में चल रहा है। ज्योतिसर चौकी प्रभारी सब इंस्पेक्टर राम स्नेही ने बताया कि गाड़ी में 6 लोग सवार थे, जिनकी गाड़ी का नंबर हांसी का था। सभी घायलों को कुरुक्षेत्र के सिविल अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, जहाँ उनका इलाज जारी है। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में मिल्क प्लांट रोड पर जल भराव से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहां सीवर का पानी सड़कों पर भरा हुआ है, जिससे लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है। अधिकारियों से कई बार लोगों ने इसे लेकर शिकायत भी की, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। हालांकि पिछले दिनों जब स्थानीय नेताओं ने भी इस मुद्दे को उठाया तो अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए यहां पानी की निकासी करवा दी थी, लेकिन अब एक बार फिर से यहां सीवर से जल भराव हो रहा है और सड़कों पर पानी भरने से लोगों को परेशानी हो रही है। परेशानी आपके सामने है। यहाँ पर कई सालों से लगातार 10 से 15 सालों से लगातार पानी भरा रहता है और इस समस्या की तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता है। यहीं पर किसी मुख्यमंत्री का या MLA का या DSP का किसी अच्छे आदमी का निवास होता तो यहाँ पे कभी भी पानी नहीं रहता। 4 स्कूल हैं लगभग यहाँ पर, और यहाँ पर लगभग 4 से 5 हज़ार बच्चे डेली यहाँ पर निकलते। मेन रोड है ये, इसकी तरफ कभी भी किसी का ध्यान नहीं गया। तो मानसून को लेकर हरियाणा में प्रशासनिक दावे और प्रशासनिक तैयारियां शुरू हो गई हैं। चरखी दादरी में जलभराव की समस्या से निपटने के लिए अभी से प्रशासन हरकत में आ गया है।
आज यहां डीसी श्यामलाल पूनिया की अगुवाई में प्रशासनिक अमला सड़कों पर उतरा और दिन भर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही डीसी ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। पिछले काफी समय से दादरी शहर की सीवरेज व्यवस्था गड़बड़ाई हुई है और कई इलाकों में जलभराव की स्थिति होने से लोगों को दिक्कतें पेश आ रही हैं। सीवरेज व्यवस्था और पानी की निकासी के इंतजाम दुरुस्त करने के लिए डीसी श्यामलाल पूनिया ने अधिकारियों के साथ खुद हालात का जायजा लिया। डीसी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ सड़कों और अन्य स्थानों पर मोटर चेक की और पानी निकासी के लिए पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम अपडेट के लिए आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।